ठीक है, तो आज हम हमारे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स में से पहला क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे, जो कि हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। अब हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या बोलता है? इट सेज कि ये हमारा होता क्यों है? टू एंश्योर अ क्लास हैज़ एग्जैक्टली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ सिंगल कंट्रोल्ड ग्लोबल एक्सेस पॉइंट। ऐसे सोचो कि ना मेरे को ना मेरे सिस्टम में ना डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं जब भी कुछ भी नया क्वेरी डेटाबेस पे अगर मैं परफॉर्म करने जाऊँ, एक कोई नया कनेक्शन अगर क्रिएट करूँ, तो मेरे डेटाबेस के साथ कितने सारे कनेक्शंस बन जाएंगे, राइट। ऐसे अज्यूम करते हैं अगर ना मेरे को एक सिंगल कनेक्शन क्रिएट करना है इसके बेसिस पर, मतलब अपने डेटाबेस से, एंड हाउ डू आई इंश्योर क्या मेरे सिस्टम में कहीं से भी अगर कॉल होना, अगर मान लो कोई भी सर्विस कॉल करे मेरे इस डेटाबेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमेशा एक ही उसका इंस्टेंस यूज हो। मेरे को मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं है, मेरे को एक ही इंस्टेंस उसका चाहिए। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हमको यही बनाने में हेल्प करता है। वो इंश्योर करते हैं कि ना उस क्लास का एक ही इंस्टेंस बना हो एंड उसका ना कंट्रोल्ड ग्लोबल एक्सेस पॉइंट हो, ताकि लोग उसको यूज कर पाए। तो अगर हम देखें कि हमें पता कैसे चलेगा कि यार मुझे कब कब अपने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यूज करना है, तो देखो तीन चीजें कि पहली बात, मुझे पूरा ऐप वाइड ना सिर्फ एक ही इंस्टेंस यूज करना हो। सेकेंड है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मुझे उसका नया इंस्टेंस क्रिएशन मेरा इतना ना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम चाहते हैं यार एक ही बार इसको बनाओ फिर उसी को यूज करते रहो। एंड जो थर्ड है वो है कि ना मुझे ना अपने ना ऐप में ना पूरे ऐप के अक्रॉस कोई एक शेयर्ड स्टेट रखनी है। शेयर्ड स्टेट ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो मेरे ऐप पे ना डार्क मोड लाइट मोड दोनों है, ठीक है। और ना मेरे को ना अगर यूजर ने एक बार डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया ना, तो मैं चाहती हूँ ऐप वाइड और डार्क मोड हम यूज कर पाए, या फिर ऐप वाइड में लाइट मोड यूज कर पाऊँ, तो अब उस केस में आप ये यूज कर सकते हो। तो हम इन तीन रीजन की वजह से हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। अभी ये बहुत ओवरव्यू है। नीचे एक बार ना एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि किस किस तरीके से होता है। अब इसके टाइप्स में ना पहला कौन सा हमारा वो है ईगर इनिशियलाइजेशन। वो क्या बोलता है कि यार जब ना मेरी क्लास लोड हो रही होती है ना, मतलब अभी मेरा कुछ एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है, जब मेरी क्लास लोड ही हो रही होती है ना, वो उसी टाइम पर उसका इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक सिंगलटन एक क्लास बनाई, ये क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी सिंगलटन रख दिया है। एंड उसके अंदर मैंने ना यहीं पर ही प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंस्टेंस, ये इंस्टेंस नाम का जो कि यही तुरंत ही यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा है। अब ये प्राइवेट क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप किसी मेथड के थ्रू ही इसको एक्सेस कर पाओ, डायरेक्टली आप इस वेरिएबल को एक्सेस ना कर पाओ। नहीं तो कोई भी इसमें नया क्रिएट है, इसको कुछ भी इसको और हैम्पर कर सकता है, इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। स्टैटिक ये क्यों है? क्योंकि मुझे अपने ऑल सारे ऑब्जेक्ट्स के अक्रॉस मुझे इसका सेम ही वर्ड चाहिए, मतलब ये क्लास की प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। फाइनल इसलिए क्योंकि मुझे इसको चेंज नहीं करना है। ये टाइप सिंगलटन है, इंस्टेंस के अंदर मेरा ये जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन करा है। ऑल्सो अब सिंस मैं चाहती हूँ मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाहर से ब्लॉक्ड हो, तो इसीलिए मैंने जो कंस्ट्रक्टर है ना इसका, मैंने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे प्राइवेट मार्क करा है कि ताकि कोई भी इसका कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल ना कर पाए। एंड यहाँ पे गेट इंस्टेंस मेथड के थ्रू मैंने इस वेरिएबल को बाहर एक्सपोज करा दिया। तो अब कोई बाहर से सिर्फ क्या हो सकता है कॉल? गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस क्या रिटर्न करेगा? मेरा जो इंस्टेंस वेरिएबल है जिसके अंदर की जो वैल्यू है वो ये है कि मैंने इसमें अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करा जिसके अंदर अपनी क्लास का इंस्टेंस है, जो कि कब कॉल होगा? जब मेरी क्लास लोड हो रही होगी जेवीएम में। उससे पहले मतलब उसके बाद वापस से कॉल होगा ही नहीं कभी, तो इसलिए मेरे पास हमेशा एक ही इंस्टेंस बनकर आएगा। अब ये तो मेरा बहुत क्लियर है ना कि हाँ ठीक है बढ़िया, जैसी मेरी क्लास लोड हुई मेरे को तुरंत तुरंत मिल गया। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर मेरा गेट इंस्टेंस कभी कॉल ही नहीं हुआ ना, तो ये मेरा क्रिएशन इज ऑफ वेस्ट। अब आप बोलोगे ठीक है, मतलब एक मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल ही तो करा है, मतलब इसमें क्या ही क्रिएशन का इतना क्या होगा। बट ना जब ना मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, एंड मैंने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड अब वो मेरा यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो वो बहुत वेस्टेज होती है मेरे रिसोर्सेज की। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर मान लो कभी कोई
किसी को ज़रूरत है ना उस रिसोर्स की, आप उसको तभी क्रिएट करो वन टाइम। जैसे अगर मान लो किसी ने फर्स्ट टाइम कॉल करा तो क्रिएट करो, सेकेंड टाइम एग्जिस्टिंग वाले को रीयूज़ करो। तो हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था मेरा ईगर इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग हमारे वेरिएबल पे ही अपना जो हमारा क्लास का जो हमारा एक प्रॉपर्टी है, हम उसी के अंदर अपना कॉल कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, ताकि मेरा वहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट हो पाए, एंड वही हम बाद में यूज़ करते हैं अपने सेट गेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका टाइप है, वो है मेरा लेजी इनिशियलाइजेशन। इसमें देखो क्या होता है, मेरा वही प्राइवेट स्टैटिक एक मेरा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज नहीं करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब वो लोड हो रहा हो, जब मेरी क्लास लोड हो रही हो, तब वो कॉल हो। एंड मेरा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी मेरा प्राइवेट है। मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मेरा गेट इंस्टेंस है ना, मैंने इसमें देखा क्या मेरे इंस्टेंस में कुछ पड़ा है, वो नल है। अगर वो नल है मतलब अभी तक मैंने क्रिएट नहीं करा और ये फर्स्ट कॉल है, तो अगर ये फर्स्ट कॉल है तो आप उसको क्रिएट कर दो और फिर रिटर्न कर दो। देखो अब क्या होगा, जब सबसे पहली बार कॉल आएगा तो इसके अंदर मेरा नल पड़ा होगा, करेक्ट, तो वो इसमें जाएगा और इंस्टेंस नया क्रिएट कर देगा, इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। अब जब मेरी सेकेंड कॉल आएगी तो इसके अंदर तो इंस्टेंस पड़ा हुआ होगा ना, तो इसलिए वो इसको वापस क्रिएट नहीं करेगा और वो सीधा उसको रिटर्न कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम ये यूज होने लग जाएगा। तो इससे हमारा वो वाला चीज़ भी सॉल्व हो गया कि ठीक है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने इंस्टेंस इतना हैवी इंस्टेंस आपने क्रिएट कर भी लिया है और आप उसको यूज नहीं करो, दिस इज नाउ सॉल्व है। बट इधर अब इशू क्या आता है, जब ना मेरे मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू आता है ना, उसमें देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मेरे दो थ्रेड्स आते हैं, थ्रेड T1, ठीक है, थ्रेड T1 जब मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो वो पहले आया इस स्टेप पे, फिर वो गया, उसने चेक करा कि मेरा इंस्टेंस नल है। उसने बोला हाँ मेरा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा नल पड़ा हुआ है, तो उसने बोला हाँ मेरा इंस्टेंस नल है। अब वो इस पर आया और अभी ये वाला थ्रेड ना रुक गया है मेरा। अब इन द मिडल मेरा थ्रेड T2 आता है। जब मेरा थ्रेड T2 आया ना, अभी भी जब वो इस वाले स्टेप पे जाएगा, वो बोलेगा हाँ मेरा इंस्टेंस नल है, और वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, जब भी मेरे दोनों थ्रेड T1 T2 अपना आगे एग्जीक्यूशन करेंगे ना, वो दोनों क्रिएट कर देंगे सिंगलटन वाले इंस्टेंस को। तो ना मेरा मल्टी थ्रेडिंग में ना ये वाला अप्रोच काम नहीं करता। मल्टी थ्रेडिंग में मेरा मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब हम लोगों ने देखा है कि यार हम ऐसे इश्यूज के लिए हम हमारे लॉक्स वगैरह को यूज करते हैं, तो एक बार नीचे देखते हैं कि इसको हम बेटर कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मेरा इसके लिए जो नेक्स्ट आता है ना, दैट इज माय सिंक्रोनाइज्ड मेथड। सिंक्रोनाइज्ड मेथड में हम क्या यूज करते हैं, हम ना लॉक्स यूज करते हैं और ये जो मेरे रेस कंडीशंस है ना, हम इनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा, बाकी सब कुछ देखो सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे अपना सिंक्रोनाइज्ड कॉल कर लिया, ताकि जब भी कोई मेथड पर आए ना, तो अगर मान लो मेरा जैसे थ्रेड T1 है, वो इसको उसने डॉट गेट इंस्टेंस अगर उसने कॉल करा, तो वो जैसे ही अंदर एंटर करेगा ना, मेरे पूरे के पूरे मेथड पे ना एक लॉक लग जाएगा, ताकि अब कोई भी, अब अगर मान लो मेरा थ्रेड 2 भी आता है ना, वो अभी इसको इधर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, वो वेट कर रहा है कि T1 मेरा एग्जिट कर जाए एंड देन T2 मेरा इसका परफॉर्म करना स्टार्ट करे। तो इससे आपका ना वो ठीक हो जाता है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बट जो आपका सिंक्रोनाइज्ड ही होता है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब क्योंकि ये पूरे के पूरे मेथड पर ही लॉक कर दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड इस वजह से ना लोग ना इसको ना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं लगाना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारे पास हमने एक स्टैटिक प्राइवेट इंस्टेंस अपना क्रिएट कर रखा है, ये वॉलेटाइल है। अभी हम देखते हैं वॉलेटाइल होता क्यों है और क्या है। सेकेंड वही हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब इसमें देखो हमने क्या करा है, मेरे ना हमने मेथड को देखो हमने सिंक्रोनाइज मार्क नहीं करा है। हमने क्या करा है, पहले हमने चेक करा कि मेरा इंस्टेंस नल है क्या। अगर नल है तो ये जो क्रिएशन है ना, मैंने इसको सिंक्रोनाइज्ड मार्क करा है, ताकि मेरे पूरे के पूरे मेरे को मेथड को सिंक्रोनाइज ना मार्क करना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पर मुझे एक अपने छोटे से एक पीस ऑफ कोड को मैं अपना सिंक्रोनाइज मार्क कर दूं, ताकि वो इतना वो मेरा ना बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो अब क्या होगा, जैसे मेरा थ्रेड 1 आएगा ना, थ्रेड 1 क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा मेरा इंस्टेंस नल है,
हाँ है, और यहाँ पर चला जाएगा। अब वो जैसे ही यहाँ पर आएगा ना अंदर, अब थ्रेड 1 तो अभी तक यहाँ पे इस वाले पार्ट को तो कोई थ्रेड नहीं आया ना, तो थ्रेड 1 इसके अंदर घुस जाएगा। अब अज्यूम करते हैं यहीं पे ना दूसरा थ्रेड आ गया है, ये वाला थ्रेड मेरा ब्लॉक हो गया है। अब जब मेरा दूसरा थ्रेड आएगा ना, दूसरा थ्रेड क्या करेगा, जो मेरा थ्रेड T2 है वो आया, वो भी अंदर आ पाएगा, उसको भी नल दिखा, लेकिन ना वो इसके अंदर नहीं घुस पाएगा क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है। इसके अंदर अभी भी मेरा T1 है, तो T1 को पूरा का पूरा खत्म होने देगा वो, एंड देन जब ये बाहर जाएगा तो वापस जब मेरा थ्रेड 2 आएगा ना, वो देखेगा अब तो मेरा इंस्टेंस नल बचा ही नहीं है, तो इसलिए वो क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे इस पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर यहाँ पर मैंने सिंक्रोनाइज लगा दिया था, तो मैंने इसके अंदर अपने लॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब इससे आइडियली हो जाना चाहिए, राइट? तो हमको वॉलेटाइल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ना पहले हम देखते हैं वॉलेटाइल ना होता क्या है। वॉलेटाइल को समझने के लिए ना यार हमारा ना इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग हमको समझना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग क्या होता है? अब जैसे अगर मान लो मैंने कोड लिख रखा है ना, A = 10, B = 10, मतलब मेरी लाइन 1 है, मेरी लाइन 2 है, तो अब ना ज़रूरी नहीं है मेरे कोड में ना ये इसी ऑर्डर में परफॉर्म हो। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर इंटरनली ना पहले B को एलोकेट हो रही है मेमोरी और फिर A को एलोकेट हो रही है मेमोरी, क्योंकि हम अपने पैरेललिज्म के लिए हम बहुत सारे अपने इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर भी कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर जब मेरा न्यू सिंगलटन कॉल होता है ना, तो इंटरनली ना हो क्या क्या रहा होता है मेरे सिस्टम में। तब ना जावा में क्या हो रहा होता है, सबसे पहले हमको ना कोई तो मेमोरी एलोकेट करनी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये न्यू इंस्टेंस को स्टोर कराएंगे। मतलब मेरे रैम है, रैम में डिस्क के ऊपर मुझे एक स्पेसिफिक जगह एलोकेट करनी है कि ठीक है इस जगह के अंदर ना मैं अपने इंस्टेंस को स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। सेकेंड है आप उस इंस्टेंस को क्रिएट करोगे, करेक्ट, इंस्टेंस को आप क्रिएट करोगे, उसका जो क्रिएशन होगा वो होगा कि मैंने क्रिएट कर दिया। थर्ड है अब ये जो वेरिएबल है ना इंस्टेंस, जैसे अब यहाँ पर आपने इसको क्रिएट कर दिया, अब जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है ना, आपको इसको इससे कनेक्ट करना होगा ताकि मैं इसको यूज कर पाऊँ, करेक्ट। आपको एक इसका कनेक्शन क्रिएट करना होगा, करेक्ट। अब ना अगर इसके बीच में रीऑर्डरिंग कैसे हो सकती है, सबसे पहले मैंने एलोकेट कर दी मेमोरी, ठीक है। सेकंड जो मैंने करा ना, वो मैंने करा मेरे वेरिएबल से कनेक्शन, एंड जो मैंने थर्ड करा उसके बाद मैंने इंस्टेंस को क्रिएट करा। अब आप ऐसे सोचो कि ना मेरा ना ये सेकंड वाला ऑर्डरिंग चली, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मेरा मेमोरी एलोकेट हो गई कि यार ठीक है मैं रैम में इस मेमोरी पे करने वाली हूँ, और मैंने उसको मेरे इंस्टेंस से लिंक कर दिया। अब ये इंस्टेंस टेक्निकली नल नहीं है, लेकिन इसके पास इंस्टेंस भी नहीं है, करेक्ट। अब अगर इस मोमेंट पे अगर मेरे थ्रेड 2 ने एक्सेस कर लिया ना, तो फिर उसको लगेगा हाँ मेरा इंस्टेंस तो नल नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर इंस्टेंस मिलेगा भी नहीं, तो वो मेरा गलत हो जाएगा। वॉलेटाइल क्या करता है, वॉलेटाइल ना यही ऑर्डरिंग इंश्योर करता है कि सबसे पहले मेरी मेमोरी एलोकेट हो, उसके बाद मेमोरी के अंदर वो इंस्टेंस क्रिएट हो, एंड देन मैं मेरे जो वेरिएबल है उससे उसको कनेक्ट करूं। तो वॉलेटाइल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डबल चेक लॉकिंग में। तो ये था अपना फोर्थ टाइप, कैसे हम अपना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, विच इज वाया डबल चेक लॉकिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका बिल प्लग। अब यहाँ पर ना मेरे पास वापस एक क्लास है जिसका मेरे को अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। इस क्लास में ना मैंने ना एक अपनी सब क्लास बना रखी है जो कि ना प्राइवेट है, जो कि सिर्फ इस क्लास के थ्रू ही एक्सेस हो सकती है। इसी वजह से ना मैंने इस क्लास को भी फाइनल मार्क कर दिया ताकि ना कोई और आके ना कोई और क्लास आके ना इस क्लास को एक्सटेंड ना कर पाए, क्योंकि अगर वो एक्सटेंड कर पाएगी तो वो इसको एक्सेस कर पाएगी एंड वो इनहेरिटली फिर वो मेरे इंटरनली प्राइवेट सब क्लास को भी एक्सेस कर पाएगी। पर मेरे को सब क्लास को एक्सेस नहीं होने देना, इस वजह से मैंने मेरी इस क्लास को भी मैंने फाइनल मार्क कर दिया है। अब क्या है, मैंने जो इसका जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर है जो मेरा वापस प्राइवेट मार्क्ड है, जो कि सिर्फ इंटरनली यूज हो पाएगा। अब जब मैंने गेट इंस्टेंस कॉल होता है ना, जैसे मेरे लेजी इनिशियलाइजेशन में था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा बेटर करा है।
अब मेरा जब ये गेट इंस्टेंस कॉल होगा ना, तब ये होल्डर का इंस्टेंस कॉल होगा। ये आप देखोगे तो ये आपको लगेगा हाँ मैं ये रन टाइम पे मेरे जेवीएम में लोड हो जाना चाहिए, राइट, कि जैसे मेरे जेवीएम में आएगा, जब मेरी क्लास लोड हो रही होगी वो तभी इसको इंस्टेंस को क्रिएट कर देगा। बट ना जो आपकी सब क्लासेस होती है ना, उसमें ऐसा वर्क नहीं करता है। आपका फर्स्ट टाइम पे ना सिर्फ आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही आपका लोड हो रहा होगा, बट जब आपका गेट इंस्टेंस कॉल होगा ना, और जब ये होल्डर, उसको पता चलेगा कि यार मेरे को होल्डर डॉट इंस्टेंस चाहिए, वो सिर्फ तब ही इस क्लास को लोड करेगा। अगर वो सिर्फ तभी उस क्लास को लोड करेगा तो जो मेरा इंस्टेंस है ना, ये भी तभी क्रिएट होगा। तो इसमें अब क्या है, आपको ना जावा ही इंश्योर कर दे रहा है कि आपका थ्रेड सेफ्टी भी हो वो, और आपका वन टाइम ही आपका क्रिएट हो वो क्या बोलते हैं इंस्टेंस, जो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का इंस्टेंस है। एंड आपको अलग से ना एक्सप्लिसिटली कुछ लॉकिंग या आपको वॉलेटाइल भी नहीं यूज करना पड़े। तो ये एक मेथड है जो कि ना बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको थ्रेड सेफ्टी भी देता है, आपको लॉकिंग का अननेसेसरी हैसल भी नहीं देता है, एंड ये इंस्टेंस आपका तभी क्रिएट करता है जब आपका वो एक्चुअल यूज होना हो। अगर वो मेरा यूज ही नहीं होगा तो कभी मेरी ये होल्डर वाली क्लास लोड ही नहीं होगी, वो लोड ही नहीं होगी तो मेरा इंस्टेंस कभी क्रिएट ही नहीं होगा। अब ना ये जो है आपका, ये मैक्सिमम आपका यूज होता है, सबसे ज्यादा आपका यही यूज होता है। बट हम एक और देखते हैं जो कि ना जनरली कभी कभी लोग यूज कर लेते हैं, ये है इनम के थ्रू क्रिएट करना। अब जैसे हम लोग अपने इनम्स क्रिएट करते हैं ना, इसके अंदर आप अपना इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका थ्रेड सेफ भी होता है। एंड आपको, क्योंकि जावा का इनहेरिट है, जावा के मतलब इनहेरिट प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि इनम के अंदर वो एक ही बार क्रिएट होना चाहिए, तो इंस्टेंस भी यहाँ पर एक ही बार क्रिएट होगा। इसमें बस इतना ट्रेड ऑफ होता है कि सिंस इनम के पास ना सारी कैपेबिलिटीज नहीं होती है जो एक क्लास के पास होती हैं, इसके पास बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती हैं। तो अगर मान लो आप लिमिटेड कैपेबिलिटीज में बनाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। तो ये थे हमारे टोटल 6 तरीकों से जिससे आप अपने सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें मोस्टली अगर आपका मान लो अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो आप इसमें मोस्टली अपना बिल प्लग यूज करोगे। एंड अगर वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल यूज है उसका, तो आप अपना नॉर्मल अपना क्या बोलते हैं ये वाला लेजी इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि बिना मल्टी थ्रेड्स के तो ये भी अपना सही काम कर रहा है। बट आपको इन जनरल ट्राई करना चाहिए आपका कोड थ्रेड सेफ हो, इस वजह से आप बिल प्लग को यूज करना प्रेफर करना।